दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक बार बौद्धकालीन भारत का इतिहास को लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यह जो बौद्धकालीन भारत को जानने के लिए आप लोग एक बार इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल करके इसको आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे कमेंट करिएगा और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आज प्राचीन भारत काल में आर्य तथा अनार्य लोगों के बीच में जो निरंतर झगड़ा चलता रहा, लड़ाइयाँ चलती रही, ये क्या है? क्योंकि विदेशी जो है लोगों को क्या हुआ, विदेशी लोग हमारे भारत में जब आए तो भारत के रहने वाले को इन लोगों ने कत्लेआम करके इनकी सारी दौलत को छीनने का कार्य किया, जो कि इसीलिए आर्य और अनार्य लोगों से नहीं बनता था। अब देखिए, आइए, जो यहाँ की भूमि पर जब विदेशी लोग आए, इनकी जमीनों को छीन लिए तो भारत के मूल निवासी को बेदखल कर दिए और भारत के मूल निवासी लोग वहां से भगे, कई क्षेत्रों में जाकर के वहां पर उन लोगों ने बसा और उनको लोगों ने भूमिहीन कर दिया, जो कि आज का उसका प्रमाण है। बहुत सारे लोग घुमंतु लोग आज अभी हैं। ऐसे घुमंतु लोग जगह जगह भ्रमण करते रहे, लेकिन जहां जिसको स्थान मिला वो लोग वहां पर बस गए, अपने जीवन यापन को करने लगी। कालांतर में जब वर्ग संघर्ष जब चालू हुआ, यानी जाति व्यवस्थाएं जब चालू हुआ, तो शांति स्थापित वहां तक नहीं हुई थी। वहां पर क्योंकि वो लोग आए भारत में तो हमें और आपको अलग अलग भागों में बांटने के लिए कोशिश किया, तो वहां तक वो शांति नहीं थी। उसके बाद जब यहाँ के विराट राजा लोग, बड़े बड़े राजा लोग हुए, कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने उनसे संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद हमारे भारतवर्ष में शांति आई। निश्चित जगह पर अस्थायी, फिर लोग, जितने लोग वहां से भगे थे, सब लोग अस्थायी निवास करने लगे। अपने क्या हुआ, एक झोपड़ी बनाकर, फूस जैसे घास उसकी झोपड़ी बनती है, तब वो लोग झोपड़ी बना करके रहने लगे। प्राचीन काल में हमारे देश का कोई जो है सर्वमान्य नाम नहीं था। अलग अलग राजा का अलग अलग राज्य हुआ करता था, ये कहीं से कोई नाम नहीं था। तथा आइए, उस साम्राज्य का कोई नाम नहीं था। देश के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र के निवासियों के अपने बस्तियां समूह का अलग अलग नाम रख लिया था। वहां तक उस समय तक जो चारों तरफ भारत के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां जहां लोग बसे, वो अवसर के अनुसार उन लोगों ने अपने उन बस्तियों का नाम रख लिया था। प्राचीन भारत का संपूर्ण क्षेत्र को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। जो है प्राचीन भारत का टोटल हिस्से को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। उसमें से जो उत्तर राज्य हिमालय, प्राच्य व प्रत्यक्ष देश तथा दक्षिण में पथ का सम्मिलित था। आइए, जम्मू द्वीप में छोटे छोटे समूह में प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र जैसी प्रशासन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक भारत में एक प्रभुता सामान्य राष्ट्र नहीं था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक भारत में एक सामान्य रूप से एक राष्ट्र नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में नियुक्त
किसी पर एक राजा तो किसी पर अनेक राजाओं का शासन था। राज्य जिन पर एक या अनेक राजाओं का अधिकार था वे गणतंत्र संघ कहलाते थे। अंगतुर निकाय के बाद बौद्ध काल का 16 महाजनपद हुआ करता था। उस टाइम उसके बाद 16 महाजनपद हुआ करता था। उस महाजनपद का जो है नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पहला था अंग गणराज्य, दूसरा मगध राज्य, तीसरा काशी, चौथा कौशलपुर, पांचवा बज्जी, छठवां मल गणराज्य जो आपको कुशीनारा और पावा का मल कहा जाता है, इनका एक अपना राज्य था। सातवां चेदी राज, आठवां वंश, नौवां क्रूराज और 10वां पंचाल नरेश जो आपको हस्तिनापुर कहा जाता है। जो पंचाल नरेश जो हस्तिनापुर कहा जाता है। 11वां मत्स्य राज जो दक्षिण भारत के क्षेत्र को, समुद्री इलाके के क्षेत्र को, क्योंकि वहां के लोग समुद्री इलाके में रहते थे, वो लोग अपना व्यवसाय नदी नाव जंगल पोखरा तालाब से मछली से चलाते थे, वो मत्स्य राज्य हुआ करता था। सूरसेन, उसके बाद 12वां सूरसेन, 14वां असमन, 13वां असमन, 14वां अवंती राज और 15वां गंगाधर, 16वां कंबोज। ये हमारा 16 महाजनपद हुआ करता था। बौद्ध काल में यह स्वतंत्र राष्ट्र था, क्योंकि उस टाइम महात्मा बुद्ध के विचारों से लोग प्रेरित हो गए थे। यानी हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी मानवता के पाठ पढ़ लिए थे। उस टाइम 16 महाजनपद आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और 16 महाजनपद का आपसी एक खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ था। क्योंकि उस टाइम तक बौद्ध धर्म भारत के अंदर सबके अंदर एक मानवतावादी का विकास की बात घुस गई थी। अब आइए आंध्र प्रदेश बौद्ध काल में यह एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु बाद में मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। इसलिए पाली त्रिपट के अंग और मगध का साथ अंग जो है नाम से उल्लेख किया गया है, जो अंग नाम से उल्लेख किया है। पूर्वी बिहार का भाग जिसकी मुख्य नगरी चंपा थी, यानी चंपारण, जो आज भी चंपारण है, वो उसका नाम कभी चंपा हुआ करता था, लेकिन उसे आज जो है बदल करके वो चंपारण हो गया। जो वैभव तथा व्यापार का केंद्र था, आज आप देखेंगे चंपारण क्षेत्र में क्या होता, खेती का अत्याधिक पैदावार होती है और वहां पर व्यापार का बहुत बड़ा साधन वैभव केंद्र था। चंपा नगरी के पुष्पकर्णी, चंपा नगरी में उधर जो नेपाल के तरफ एक है पुष्पकर्णी है। पुष्पकर्णी के निकट तथागत गौतम बुद्ध ने 1 वर्ष तक वर्षावास में वहां बिताया था और अंग और मगध राज्य को चंपा नदी विभाजित करती थी। जो है उस राज्य को चंपा नदी विभाजित करती थी। त्रिपट के अनुसार यह जनपद के मुख्य नगर चंपा, बदिया, अस्तपुर तथा अपर थे। मैंने आपको बताया चंपारण का वहीं से सारा कुछ एक राजधानी को संचालित करते हैं। राहुल संस्कृत्यान जो राहुल यहाँ के हमारे यहाँ के आप जानेंगे, जो ये गांव हम मलावे के राहुल संस्कृत्यान जो थे वो गए थे विदेश यूनान से। वो क्या किया, घोड़े पर सारा भारत का इतिहास घोड़े पर लाद के ला रहे थे और बीच में क्या हुआ, उनसे छीन लिया गया और दुर्भाग्यपूर्ण भारत का संपूर्ण इतिहास हमारे यहाँ नहीं आया। जो कि उनका एक विचारधारा थी कि भारत का हमारा सारा इतिहास वहां है, वहां तो मैं लाऊंगा, कई किताबें मिलेगी। राहुल संस्कृत्यान ने कोसी नदी के पश्चिम तथा गंगा नदी के उत्तर में आंध्र प्रदेश बताया है। राहुल संस्कृत्यान में जो कोसी नदी जो नेपाल में है, नेपाल से हमारे भारत में आती है, कि पश्चिम तथा गंगा नदी के उत्तर में आंध्र प्रदेश बताया है। आधुनिक बिहार की जनपद भागलपुर
तथा मुंगेर जिले को भाग में इसमें सम्मिलित थे, जो कि ये जिले यहाँ पर सम्मिलित थे। अब आइए मगध की हम बात करते हैं। बौद्ध काल में मगध राज्य के एक सत्ता शासन प्रणाली थी। मगध राज्य के गंगा तथा दक्षिण में सोन नदी बहती थी और आज भी बहती है। जो आप देखेंगे बिहार में सोन नदी है, एक सोन जिला भी है। सोन नदी बहती थी। उसके दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां, जो विंध्याचल पर्वत है, हिमाचल राजा के जो है वहां पर स्थित था। और विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल नाम का वो आदमी थे, वहां का उनका गणराज्य था, इसलिए उनको विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी पर आज भी पूर्व में चंपा नदी बहती थी। पूर्व में चंपा नदी बहती थी, जो आज भी वहां होगा। इस राज्य की राजधानी राजगिरी थी, जो वैभव विपुल पांडव गिरिकूट तथा ऋषिगित जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ का राजा बिम्बसार था। यहाँ का राजा बिम्बसार तथा उसके पुत्र अजात शत्रु थे। पाली ग्रंथों में मगध राज का क्षेत्र 300 योजन तक का बताया गया है, जिसमें 80,000 गांव सम्मिलित थे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इसे एक बार लिखिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।